हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है। भाई इस चैप्टर के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में हो, मतलब स्थिरावस्था में हो तो बिहेव करेगा, एंड अगर वही फ्लूइड अगर बह रहा होगा, कभी बहाव की स्थिति में होगा, तब कैसे बिहेव करेगा। इसी सिलसिले में हमारे पास में द्रव गतिकी के अंतर्गत एक और नया टॉपिक आ चुका है, जिसको डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली के प्रमेय में हमें यह डिस्कस करनी अल्टीमेटली कि भाई अगर हम किसी फ्लूइड को बहा रहे होते हैं तो फ्लूइड के बहाव की कंडीशन में उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा एक एडिशनल आने वाला, इसमें इनका समिशन हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी ये हमेशा ही नियतांक होते हैं, यानी कुल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। यही करने वाले हम इस सेशन के अंदर में डिस्कस। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज IIT, JEE, नीट या CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन द टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम। तो इसके लिए हम जरा समझते हैं इनके स्टेटमेंट को और इनको, कि ये कब किस कंडीशन में इस थ्योरम को इन्होंने प्रूव किया था और क्या कहना चाहते हैं। तो ये है भैया, एक झलक देख सकते हो आप, है ना, हमारे बर्नौली की 1700 टू 1782, काफी पुराने हैं भाई, 17वीं 18वीं सदी कह सकते हैं ना। स्विट्जरलैंड के भौतिक विद डेनियल बर्नौली, ठीक है, सर्वप्रथम तरल की चाल, ऊंचाई और दाब में संबंध दर्शाने वाले प्रमेय ज्ञात किया था, जिसे बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। बर्नौली के प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। यह एक आदर्श तरल के लिए लागू होता है। तो भैया पहली बात इन्होंने क्या कह ली, तो इन्होंने कह दी कि यह सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड पे लागू होगा। तो बात क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या होती है? आइडियल फ्लूइड वो होती है भाई जो नॉन विस्कस हो, है ना, और इनकंप्रेसिबल हो। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, जो असंपीड्य हो और अशान हो। ऐसा कोई होता नहीं है कोई फ्लूइड, बट स्टिल आइडियल फ्लूइड के लिए इन्होंने क्या कंडीशंस बनाई कि अगर कोई नॉन विस्कस, है ना, नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल अगर आपके पास में कोई फ्लूइड है, तो उसमें जब बहाव की स्थिति में होगा फ्लूइड, तो उसके गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा के बीच में क्या रिलेशन रहने वाले हैं। तो इन्होंने निकाला कि ये तीनों का ही समिशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से भाई जब हमने बात करी थी कि अगर मैं इस ऊंचाई से इस पेन को मैं छोड़ता हूं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जब मैं छोड़ दूंगा तो गतिज ऊर्जा में बदल रही है। ये स्थितिज ऊर्जा ही किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। लेकिन कुल ऊर्जा इस पेन की तब भी कांस्टेंट थी, जब ये मोशन में था तब भी कांस्टेंट है, और जब आकर के ये यहां पे गिर जाएगा तब भी कांस्टेंट रहेगी। यानी ऊर्जा में नुकसान, ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में कमी कभी नहीं होती, ये रिमेन्स कांस्टेंट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि भैया ये क्या है, ये कहते हैं कि अगर कोई भी फ्लूइड जब फ्लोट कर रही है, बह रही है, जो कि आइडियल फ्लूइड हो, तो उसके दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, क्योंकि फ्लूइड में हम अपने प्रीवियस वन सेशन में ही अभी डिस्कस किया कि भाई फ्लूइड में जब मैकेनिकल फोर्सेस की, आप मैं कहूं मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ही नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और एक एडिशनल आ जाता है दाब ऊर्जा। ये किसमें, फ्लूइड में। जब आप ठोस की बात करते थे तब तो हम सिर्फ और सिर्फ दो ही कहते थे कि एक स्थितिज ऊर्जा होगी और एक गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्लूइड की, तो एक दाब ऊर्जा और आएगी इसके अंदर में, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो दाब ऊर्जा अल्टीमेटली क्या है, तो दाब द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है ना। चलिए, तो बर्नौली के प्रयोग के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, जब कोई आदर्श द्रव अर्थात अश्यान और असंपीड़ित द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की ऊर्जा, जो कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, नियत रहती है। यह हमेशा कैसी रहेगी, एकांक आयतन की ऊर्जा जो रहती है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। तो एक काम करते हैं ना, हम जरा इनकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा को पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं, तो थोड़ा और समझ में आना शुरू होगा। तो हम कहते हैं कि अगर कहीं पर कंडीशनली आप ऐसा सपोज कर लो कि भाई एक ऐसी नली है, कैसी नली है, ये देखिए,
ज्यादा ही पतला हो गया, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, एक इस प्रकार की नली है। ऐसी नली क्यों ली? क्योंकि इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैंने एक ऐसी नली ले ली। इस नली के लिए और भी कुछ कुछ काम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये है मेरी धरातल, है ना, ये मेरा ग्राउंड स्टेट है। इससे इनकी अगर हाइट की मैं बात करूं तो इसके सेंटर की हाइट देखिए, दिस इज h1, और इसको मैं कह देता हूं कि यहां पे जो हाइट है ये, इसको मैं नेम कर देता हूं h2। तो मेरे पास दोनों जगह की हाइट समझ में आ गई, ये h1 हो जाएगा और इसको मैं h2 कह देता हूं। दोनों सिराओं को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये कम हाइट पर है और ये ज्यादा हाइट पर। मैं यहां लिख भी देता हूं h2 इज ग्रेटर देन h1। मतलब ये मैं कह देता हूं एक सिरा A है और दूसरे सिरे का नाम दे देता हूं B है। एक ऐसा पाइप है, ठीक है, एक इस तरीके का पाइप है। चौड़ा वाला जो हिस्सा है वो कम हाइट पे है, पतला वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा हाइट पर है। तो इस संदर्भ में ऐसा भी तो कह सकता हूं ना, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज दिस इज A1 और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैं कह देता हूं A2। मैं यहां पर लिखना भी शुरू कर देता हूं, जरा देखिए h1 और h2 क्या है भाई? तो ये ऊंचाई है। ये क्या है? ये ऊंचाई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये बर्नौलिस थ्योरम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि बोर्ड में ये डेरिवेशन लगभग तय है। आपके 11th क्लास के एग्जाम जितने भी होंगे उसमें आपको बर्नौलिस थ्योरम पूछा ही जाएगा, गारंटेड है। इसमें आपको सोचने वाली कोई बात ही नहीं है ना। इसकी पूरी फुल टू गारंटी है कि भैया आपको बर्नौलिस थ्योरम पूछा जाएगा। आप तो इसको है ना बिल्कुल मार्क कर लो, हमारा डेंजर साइन, ठीक है, फिक्स है, आना ही है पेपर में, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हम जरा अपने अगली कहानी पर कि भैया ये h1 और h2 तो ऊंचाई हो गई थी, ठीक है, और a1 और a2 क्या है? तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ठीक। इसी तरीके से यहां से मैं ऐसा मानता हूं कि फ्लूइड जो है वो फ्लोट करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखिए ना, फ्लूइड अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो होगी तो ऐसी जाएगी, दिस इज स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। इसी तरीके से और भी चल करके जाएंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है भाई? ये जो फ्लो है यहां पे मैं कह देता हूं कि यहां से जब ये निकल रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज v1, और जब यहां से ये फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं v1 और v2, ये दोनों कौन है? तो ये है द्रव का चाल, है ना, द्रव का चाल। इसी वेलोसिटी से ये चल के जाएंगे और ये मैं कहता हूं इसमें कि ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। मतलब ये कैसे है? तो ये धारा रेखीय प्रवाह है, ये धारा रेखीय प्रवाह है। इसको बहुत अच्छे से समझना है भैया, है ना। इस चैप्टर का रिप्रेजेंटेटिव है, ये लंबा चैप्टर है ये काफी, लेकिन उसके बीच में यही वो मेन फैक्टर है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसको बड़े ही आराम से, बड़े ही पेशेंस से इसको समझते चले जाएंगे तो ये पूरी तरीके से बन जाएगा। और एक और पॉइंट, अगर इसके प्रीवियस वन सेशन को आपने नहीं देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर देखा है तो देखिए आपके लिए रिवाइज हो जाएगा, बट स्टिल अगर अभी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। मैं इसको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, जो जो इसमें रिक्वायरमेंट्स लगेंगी उसको मैं फिर से आपके लिए लिखूंगा, कराऊंगा और फिर इस डेरिवेशन को आगे लेकर के जाने वाला हूं, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं एक एक पॉइंट सिखा रहा हूं। तो देखिए आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया, एक ऐसा पाइप है, अब इसमें से पानी जब जाएगा, पानी ले लेता हूं ना, मुद्दा ही खत्म करता हूं, मैंने पानी ले लिया, है ना। तो इसका घनत्व मैं कह देता हूं, इसका जो पानी का जो घनत्व है वो है हमारा डी, घनत्व मैं कह देता हूं डी। तो डी हो गया क्या भाई? तो द्रव का घनत्व जो आपने इसके अंदर में यूज किया है बहने के लिए। तो आपको क्या लगता है जब यहां से ये v1 वेलोसिटी से जाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसका मतलब कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाली है। कहीं पर भी अगर आपने मार्क किया तो उस पॉइंट से गुजरने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी का गुणधर्म सेम रहेगा। इसी को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं भाई। तो यहां पे मैं कह देता हूं कि इस कंडीशन में अगर आप कहें इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो मैं पहले तो लिख लेता हूं कि माना, पहले तो इसके लिए कंडीशन बना लीजिए, क्या
माना क्या मानना है भाई? तो माना ए बी एक असमान, बहुत ही आराम से देखिए भैया क्या है, एक असमान। असमान का मतलब क्या है? ये एक समान नहीं है ना। असमान परिच्छेद की क्षेत्रफल परिच्छेद की क्षेत्रफल वाली नली है। ठीक है, क्या है? नली है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर है ना बहते हुए आदर्श द्रव, मैं आदर्श द्रव कंसीडर कर ही लेता हूं, चूंकि यहां पे देखिए मैंने पानी बोला जरूर है, लेकिन भैया इसमें आदर्श द्रव भरना है ना। आइडियल फ्लूइड के लिए ही सत्य है, बट समझने के लिए आइडियल फ्लूइड के नाम पे क्या लाऊं? तो मैं आपको समझा बोल दिया सिंपली कि भैया इसमें पानी बहा लो, लेकिन ये पानी के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो पानी बहाने से होगा क्या? बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा ना कैसे बह रहा होगा। चलिए, तो मैं कहता हूं बहते हुए आदर्श द्रव का वेग क्रमशः सिरा ए तथा सिरा बी पर V1 तथा V2 है ना। यहां पे जो है वेलोसिटी V1 है, यहां पर वेलोसिटी V2 है। अब और क्या बात करें भाई? तो मैं कहता हूं कि तथा सिरा ए एवं बी के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है? A1 तथा A2 है। ठीक, आगे और बात करते हैं। यदि AB नली का ए सिरा, जो ए वाला जो सिरा है वो है ना धरातल से H1 ऊंचाई तथा बी सिरा H2 ऊंचाई पर स्थित है। भाई ये H1 हाइट पर है और ये कहां पर है? H2 हाइट पे। ठीक है, और आदर्श द्रव का घनत्व D है। इस आदर्श द्रव का घनत्व कितना है? D है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम एनर्जी की इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूं अतः गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किस चीज से लिखी जाती है भैया? तो आप कहोगे ये होता है हाफ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? हाफ mv²। v क्या है भैया? तो वेलोसिटी है, वेग है। इसी तरीके से मैं कहता हूं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा P इक्वल्स टू होता है कितना है? तो आप कहोगे भैया ये होता है mgh। ठीक है, कितना होता है? mgh। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूं गतिज हो गया, स्थितिज हो गया। अब मैं कहता हूं दाब ऊर्जा। तो आप कहोगे दाब ऊर्जा जैसे तो कोई चीज होती नहीं, हमने सुनी ही नहीं। तो भैया कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुनी तो अगर प्रीवियस सेशंस आप देख के आ रहे हैं तो बिल्कुल सुनिए आपने। दाब ऊर्जा मतलब ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य। ठीक है,
तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख लूं, दाब द्वारा, इसको ही सिर्फ समझना है हमें थोड़ा सा, दाब द्वारा किया गया कार्य, दाब द्वारा किया गया कार्य। अब दाब द्वारा किया गया कार्य का मतलब क्या होता है भाई, मुझे तो कार्य का मतलब आपको या हमको या सबको सिर्फ यही पता है कि ये होता है भैया बल इंटू विस्थापन। ये क्या होता है, कार्य जो होता है वो बल इंटू विस्थापन। अब बल को अगर दाब के टर्म में लिखना चाहूं तो दाब बराबर आपको पता है बल बटा में होता है क्या, क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या लिख लोगे आप, तो आप लिखोगे ना यहां पे दाब गुणे क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यहां पे मैं लिखता हूं, जरा देखिए, दाब ऊर्जा मतलब दाब द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो दाब द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, तो बल इंटू विस्थापन। तो मैं लिखता हूं भैया बल इंटू विस्थापन। अब इसी बल की जगह पे आपको लिखना है क्या, दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। अर्थात ये हो गया दाब, अगर हम कह ले P, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम A, और विस्थापन जो हुआ है यहां पर, है ना, जो चल करके गया है, ठीक है, जितना भी ये चल करके जाएगा, ठीक, उसको अगर हम लिख लें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, V1। ठीक है, V, तो ये हो जाता है हमारा क्या भाई, दाब ऊर्जा। ठीक है, क्या बन जाती है हमारी, दाब ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा चर्चा करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी फटाफट से हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से बाकी के टर्म्स हमारे निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए बाकी के टर्म्स निकालने के लिए करते हैं आगे की तरफ। एक काम क्यों ना कर लूं मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन दिया ही है, तो ये क्षेत्रफल इंटू विस्थापन को ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन को, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर मीटर और विस्थापन का मतलब मीटर, मतलब क्यूबिक मीटर हो गया। क्यूबिक मीटर हो गया, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं भाई, तो इसको मैं अगर आयतन लिख लूं तो क्या बुराई है, तो मैं इसको कहता हूं ना पीवी, ऐसा करता हूं, पीवी कर देता हूं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाता है हमारा क्या, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये हो गई दाब ऊर्जा। तो हमारे पास तीन तरीके की ऊर्जाएं मिल गई, गतिज ऊर्जा मिल गई, स्थितिज ऊर्जा मिल गई और दाब ऊर्जा मिल गई। गतिज ऊर्जा मिल गई, स्थितिज ऊर्जा मिल गई और दाब ऊर्जा मिल गई, तीनों ही ऊर्जाएं हमारे पास में मिल गई। और इनका कहना क्या था, तो इनका यही तो कहना था कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा, ये तीनों का जो समिशन है, जो योगफल है, वो हमेशा कैसा रहने वाला, नियत रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला। तो भैया बात यहां पर समझ में आ रही है कि कुल ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा इसकी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कहां पर रहेगी कांस्टेंट, तो हमने कहा कि भैया कहीं पर भी इस पूरी जगह पे अगर मैं यहां पर भी एक रिंग फॉर्म कर लेता हूं, मैं यहां पर भी निकालूंगा इसकी गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर मैं निकाल लूं, इसको नाम दे दीजिए, एक को x और एक को y। तो ये x और y इन दोनों जगहों पर अगर आपने निकाली है तो इन दोनों जगहों पर भी गतिज, स्थितिज और उसके दाब ऊर्जा समान होंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जरा देखिए यहां पर एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पे जो गतिज ऊर्जा होगी, यहां पर एरिया कम है तो गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब गतिज ऊर्जा तो बढ़ गई लेकिन इसकी हाइट कम थी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम थी, यहां पे हाइट ज्यादा हो गई तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ गई। तो ऐसा करके आपको समझ में आएगा कि यहां पर भी इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा में बदल रही है, या मैं कहूं कि ये आपस में तीनों एक तीसरे के रूप में बदल रहे हैं। अगर दाब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जितना दाब कम होगा उतना ही ज्यादा बढ़ना पड़ेगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को। तो तीनों एक तीसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है, यही इनका मुख्यतः कहना था, और यही चीज हम डेराइव भी करने वाले हैं, यही चीज हम डेराइव भी करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम जरा एक एक करके अब इसकी बात करना शुरू करते हैं। तो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये कहना था कि P + 1/2 dv² प्लस dgh हमेशा एक कांस्टेंट होगा। ये जितने भी टर्म्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये सभी टर्म्स एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे के अंदर ये चेंज हो सकते हैं, इसीलिए इस तरीके से हमारे सामने में लिखा जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर
प्रति एकांक आयतन की हम बात कर लें, है ना, प्रति एकांक आयतन की, तो प्रति एकांक आयतन की ये है हमारी दाब ऊर्जा। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये हमारे पास में 3 स्टेटमेंट आए थे बर्नौली के थ्योरम के अनुसार। क्या कहते हैं भाई? तो कहते हैं प्रति एकांक आयतन, प्रूफ सभी फॉर्म्स में हो सकते हैं बट स्टिल, प्रति एकांक आयतन के लिए क्या बोला उन्होंने? तो कहा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा, ये तीनों हमेशा एक नियतांक होते हैं। तो मैं दाब ऊर्जा को पहले लिखता हूं, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी एक नियतांक हो जाएंगे, ये सभी एक कांस्टेंट हो जाएंगे। अब ये सभी के कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए ना, अगर मैं इसको प्रति एकांक आयतन की बात करूं तो इसको मुझे v से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? प्रति एकांक आयतन का मतलब होता है कि मैं करूंगा इसको v से डिवाइड। तो मैं यहां पर भी v लिख देता हूं, ये कैपिटल V से प्रति एकांक आयतन, v से अगर मैंने इसको डिवाइड किया है तो मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम मैं इधर में लिख देता हूं। देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है भाई? तो आप कहोगे द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। मैंने क्या कहा? द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आयतन इंटू घनत्व। अब अगर मैं कहता हूं कि द्रव्यमान बटा में आयतन बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे ये तो सिंपली हो जाएगा हमारा घनत्व, ये हमारा घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान बटा में आयतन, ये जो v है ये कैपिटल V है, ये जो v लिख रहा हूं ये कैपिटल V है भाई, ये आयतन है। तो ये m अपॉन में v, ये m अपॉन में v को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि d। तो ये कितना हो गया फॉर्म? हाफ dv स्क्वायर। कितना हो गया? हाफ dv स्क्वायर। तो एक पॉइंट तो आपको यहां पे मिल गया, जो यहां पे कह रहे हैं कि भैया ये तीनों का जो समीशन होने वाला है ये कैसा रहेगा? एक नियतांक। तो ये नियतांक होने के लिए हमें गतिज ऊर्जा के लिए मिल गया कितना? हाफ dv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भैया ये होने वाला तो है ही नियतांक। अब इसके पीछे स्थितिज और दाब ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा, इसको अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं, इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं, तो फिर से देखिए नहीं है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, भाई द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान बटा में आयतन को क्या लिख लोगे? आप लिख लोगे dgh, d मतलब घनत्व है, तो ये हो गया भाई हमारा dgh, ठीक है। ये जो d है वो घनत्व है और ये जो है ये आयतन है, ठीक है। ये d जो है ये क्या है? घनत्व है। g से तो वाकिफ होंगे, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बचा था भाई? ये बचा था pv, ये क्या बचा था? pv। अब इसको अगर आपने डिवाइड कर दिया p अपॉन में कैपिटल V, है ना, इंटू V, तो ये V से V कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? P। तो दाब ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? P। तो अभी आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि प्रति एकांक आयतन के लिए ये जो लिखते हैं बर्नौलीज थ्योरम में, वो क्यों लिखते हैं ये ध्यान रखेंगे भाई। ये स्मॉल v स्क्वायर है ना, इसको ऐसा बनाता हूं मैं, ये स्मॉल v स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा क्यों लिखते हैं भाई? तो इसको इसलिए ही लिखते हैं क्योंकि ये प्रति एकांक आयतन के लिए है, ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा, हमेशा एक स्थिरांक होगा, यही कहा था बर्नौली ने। अब करना है हमें क्या? अब करना है इस बात को हमें प्रूफ। तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपके लिए लिखवाई कि मान लीजिए ए भी एक असमान परिच्छेद वाली नली है, जिसमें, है ना, ये क्या है भैया? एक नली है जिसमें डी घनत्व वाला कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो में भैया ये बह रहा है। सिरे ए पर द्रव का वेग v1 तथा दाब p1 है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a1 है। इसी तरह सिरे बी पर द्रव का वेग v2, दाब p2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a2 है। पुनः मान लीजिए कि पृथ्वी तल से सिरे ए की औसत ऊंचाई h1 और बी की जो औसत ऊंचाई है वो h2 है। इसकी हाइट h1 और इसकी हाइट h2 है। तो इस कंडीशन में हम एक एक करके अब निकालेंगे,
है ना। तो सबसे पहले तो हम बात ये कर रहे हैं कि नली के सिरों के बीच दाबांतर होने के कारण द्रव नली में प्रवाहित होता है। इस स्थिति में द्रव पर कार्य किया जाता है जिससे उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब इस नली में अगर आप बात करेंगे तो इस नली में क्या है, दाबांतर है। इस नली में दाब का अंतर है, क्योंकि यहां पर प्रेशर कितना है, यहां पर प्रेशर P1 और यहां पर प्रेशर कह रहे हैं कितना, P2। तो इनको और जगह दो भैया, P1 एंड P2 जो है ये दाब है। और जब भी दाबांतर होता है, प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो फ्लूइड फ्लोट करना शुरू कर देती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो फ्लूइड अपने आप बहना शुरू करेगी। तो फ्लूइड के बहने में, है ना, इसके बहाव के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे और यहां पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा के रूप में हो रही है बदलाव। तो होने वाली स्थितिज और गतिज ऊर्जा में जो बदलाव है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम ने तो यही कहा था कि आप जितना काम करते हैं वही उसके ऊर्जा के स्तर में बदलाव के बराबर होता है। तो मैं यहां पर भी वही स्टेटमेंट कहता हूं कि भैया ये जो नली के अंदर में दाबांतर के कारण जो काम हो रहा है वही स्थितिज और गतिज ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर होगा। तो एक काम करते हैं, हम एक एक करके निकालते हैं कि द्रव पर किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो मैं इसको अलग से आपके लिए कराता हूं इस डेरिवेशन को। तो मैं कहता हूं जरा देखिए क्या लिखे भाई। तो हम लिख रहे हैं द्रव के नली के दोनों सिरों, नली के दोनों सिरों के बीच दाबांतर होने के कारण नली में द्रव प्रवाहित होता है। द्रव के बहने का कारण सिर्फ यही है, द्रव प्रवाहित होता है। इस स्थिति में क्या होगा भाई, तो इस स्थिति में मैं कहता हूं किया गया कार्य, ध्यान से देखिएगा, किया गया कार्य मतलब कार्य में परिवर्तन भी लिख सकते हैं। ए पर अलग काम होगा, बी पर अलग काम होगा। किया गया कार्य, इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा, इसके अंदर किसके, स्थितिज ऊर्जा प्लस इसके अंदर गतिज ऊर्जा, इन दोनों के समिशन के बराबर होगी। इसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अब भैया इसकी अब बारी क्या है, तो मैं कह देता हूं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। अब इसी के लिए पूरा गेम होने वाला है। तो चलते हैं ना जरा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को निकाल करके ले आए। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन फिर उसके बाद हम इसमें रखते हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं किए गए कार्य से। तो मैं कहता हूं देखिए सीधा ए पर v1 वेग से, इसको ऐसा लिखता हूं, है ना, v1 वेग से प्रवाहित, v1 वेग से प्रवाहित आदर्श द्रव पर किया गया कार्य, क्या बोलता हूं मैं, किया गया कार्य। तो इसको मैं कह देता हूं W1 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं इसको कहता हूं W1। तो W1 इक्वल्स टू क्या लिख लूंगा मैं भाई, वर्कडन क्या होता है, वर्कडन होता है आपका बल इंटू विस्थापन। कार्य तो ये होता है ना भैया, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बल को लिखना चाहूं तो किस टर्म में लिख सकता हूं, जरा देखिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं जो अभी पीछे आपको दिखाया था कि बल को हम दाब के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, P1, है ना, A1, P1 A1, और इसको मैं कह देता हूं क्या, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, V1। ठीक है, तो ये हो गया P1 A1 V1। ये कब के लिए है भाई, तो किया गया कार्य, प्रवाहित आदर्श द्रव पर किया गया कार्य, ये कब के लिए है, एकांक समय में। ठीक है, किसमें है, एकांक समय में। एकांक समय में क्या होता है जरा देखिएगा, एक छोटा सा ट्विस्ट है। ठीक है, देखिए इधर आता हूं मैं, ये सिर्फ सीखने की बात है। ठीक है, तो यहीं पर सिखा देता हूं मैं। देखिए
ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है भैया कुछ भी, है ना, ये सब कुछ मैं तैयारी करा रहा हूं आपको कि इतनी सारी बैकग्राउंड में चीजें लगती है, इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूं आपको एकांक समय में किया गया कार्य, तो भैया वर्क डन, इसको मैं देखिए पूरे फैक्टर्स इसीलिए करा रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसको रटते हैं, है ना। एक वो अपनी टेंडेंसी होती है ना रीडिंग एंड वोमिटिंग वाली, कि भैया इधर रटना है उधर जाकर के उलटना है ना पेपर में, ठीक है, और टीचर अपना समझते रहे कि भैया क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, इसलिए आप समझना जरा। तो कार्य बराबर आपको पता है बल इंटू विस्थापन। अच्छा, ये होता है बल इंटू विस्थापन। अब यहां पर आपको बल के लिए क्या मिला था, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं दाब इंटू क्षेत्रफल। तो आप कहोगे ठीक है भैया मंजूर, ये क्या हो गया, दाब इंटू क्षेत्रफल। अब मैं कहता हूं कि विस्थापन, विस्थापन वाले टर्म को जरा देखिए, तो इसको इधर लिखते हैं, वेग बराबर होता है भैया विस्थापन बटा में समय, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। अब मैं कहता हूं समय को आपको रखना है एक, एकांक समय है ना, समय को जब आप एक रख देंगे तो ये विस्थापन किसके बराबर हो गया, ये वेग अल्टीमेटली किसके बराबर हो गया, तो वेग बराबर हो गया विस्थापन के। तो क्या मैं इसके अगली लाइन में ऐसा नहीं लिख सकता हूं इस विस्थापन की जगह पे वेग, तो कार्य बराबर क्या मिल गया, दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू वेग। तो ये भी तो एक फॉर्मूला बना ना, PAV, याद रखिएगा इस फैक्टर को, इस फॉर्मेट को, ठीक है। तो यहां पर यही टर्म्स के साथ में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि यहां पर एकांक समय में कितना काम हुआ भाई, तो P1 A1 V1, इसी प्रकार कहां पर, B पर, सिरा B पर, V2 वेग से प्रवाहित आदर्श द्रव पर एकांक समय में किया गया कार्य। तो यहां पर एकांक समय में किया गया कार्य मतलब W2, इसको क्या लिख लो, मैं अब सीधे लिखता हूं P2A2V2, क्या लिख लेता हूं, P2A2V2। तो ये हमें यहां पर मिल गया। अब मैं एक काम करूंगा कि ये W1 और W2 को, है ना, कुछ समीकरण का नाम तो देना ही पड़ेगा, इसको सेकंड दे दीजिए, इसको थर्ड दे दीजिए। मैं कहता हूं चलिए, कार्य में जो बदलाव आया है ना, कार्य में अंतर जो आया है ए पर और बी पर, उनके लिए मैं सिंपली लिखता हूं कि भैया इन दोनों जगहों पे कार्य का अंतर आएगा, मतलब द्रव पर किया गया कुल कार्य, ऐसा कह देता हूं। देखिए, अतः द्रव पर किया गया कुल कार्य, द्रव पर किया गया कुल कार्य, तो W1 इक्वल्स टू, मैं तो कहता हूं W1 माइनस W2, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा भाई, 2 तथा 3 से, तो W इक्वल्स टू, W1 मतलब कितना, P1 A1 V1, तो लिख दीजिए ये हो गया हमारा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, क्या होगा, P2 A2 V2। लेकिन जैसे ही ये बात आती है आदर्श द्रव के लिए एक स्टेटमेंट और है, क्या भाई, तो मैं कहता हूं यहां पर जरा देखिए एक स्टेटमेंट, किंतु सातत्य समीकरण से। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी तो हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी तो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करी है ना भाई। सातत्य समीकरण क्या कहती है भाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऐसा कहती है कि भैया जितना द्रव्यमान, ये इधर आओ, जितना द्रव्यमान प्रति सेकंड यहां ए से बहता है उतना ही द्रव्यमान तो इस बी से भी बहेगा ना। जितना पानी भैया एक नली के अंदर आप इंसर्ट करोगे दूसरी तरफ से तो उतना ही निकलेगा ना। अब फैक्टर क्या होगा कि यहां पे नली चौड़ी है
तो यहां पे वेलोसिटी का जो मान होगा वो कम हो जाएगा और इस साइड पे वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा। भाई एरिया ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। यहां पर क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का ज्यादा है तो इसका वेग कम होगा, यहां पर क्षेत्रफल कम है तो वेग बढ़ जाएगा। तभी तो आप गार्डन पाइप में क्या करते हो, गार्डन पाइप में ऐसा ऐसा है ना, हाथ में ऐसा पानी ऐसा करते हैं ना कि आधा नली ऐसा आधा नली ऐसा मोड़ देते हैं, या आधे नली पे हमने ऐसा अंगूठा रख लिया तो क्या देखते हो आप देखते हो ना फ्लो तेज हो जाता है उस पाइप में से। क्यों फ्लो तेज हो रहा है भाई? आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम किया तो वेलोसिटी बढ़ा दिया ना भैया, है ना। क्षेत्रफल आपने कम किया तो आपने वेग के मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो मैं भी तो वही कहता हूं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने इसको भी प्रीवियस वन सेशन में देखा है। तो सातत्य समीकरण प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि भैया ये a1 v1 बराबर होता है किसके, a2 v2 के, अग्रिड। अब a1 v1 अगर a2 v2 के बराबर है तो क्यों ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा और मेहनत कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि मास दोनों जगह पे सेम होता है तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये निकालते समय हम एक काम कर देते हैं, a1 v1 इंटू डी, a2 v2 इंटू डी, ये भी तो चलेगा। अब ये a1 v1 क्या है भैया, है ना, ये एरिया है, ठीक, और ये हमारा v जो है ये हमारा वेग है, वेलोसिटी है। तो अगर मैं एरिया और ये वेलोसिटी ये सब एकांक समय में चल रहा है, टाइम 1 है, तो इसको मैं मास भी तो कह सकता हूं ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे हमारे द्रव्यमान के बराबर। कैसे द्रव्यमान कह रहा हूं, तो देखिए ये क्षेत्रफल एकांक समय में था, इसका मतलब ये विस्थापन है, और अगर ये विस्थापन है तो ये दोनों मिलाकर के तो आयतन बन गया। तो आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व, तो आप कहोगे ये होता है द्रव्यमान। तो भैया मैंने भी तो वही लिखा है ना, क्या बुराई है इसके अंदर में। अब आपको इसको आयतन पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो भैया इसको ऐसा लिखो ना, क्षेत्रफल इंटू क्या है भाई ये, तो ये है वेग, वेग नहीं है, मैं कहता हूं ये है विस्थापन बटा में समय, और जहां पर समय का मान कितना हो गया 1, तो ये विस्थापन किसके बराबर हो गया, वेग के। तो इसलिए इसको हटा करके क्या लिख रहे हैं, क्षेत्रफल इंटू वेग। ये इधर में मैंने पीछे आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया भाई, इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें लगती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। चलिए, तो अभी ये फैक्टर क्लियर हो गया। क्या बना लिया हमने बना लिया a1 v1 d इंटू a2 v2 d इज इक्वल्स टू m। तो भाई इसको ऐसा भी तो मैं कर सकता हूं ना कि ये a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 इज इक्वल्स टू m अपॉन में d। क्या लिख सकते हो, m अपॉन में d। तो अब आइए मैं यहां पे बात करता हूं, अतः समीकरण तो ये चल रहा था भाई, w इज इक्वल्स टू p1, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, तो m अपॉन में d, मास दोनों जगह पे सेम होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन में d, और इधर क्या होगा माइनस p2 m अपॉन में d। फर्दर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो w इक्वल्स टू वॉगडन इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा p1 माइनस p2, p1 माइनस p2 टाइम्स ऑफ m अपॉन में d। इसको कुछ इक्वेशन ले लेते हैं हम, एक्स वाई जेड कर देते हैं, ये जो मेन इक्वेशंस बन रही, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर x, कोई दिक्कत, फिर अगला वाई जेड कर देंगे। तो ये वर्क डन कितना होगा भाई, अगर आपने इस नली के अंदर में द्रव को जब बहाया है तो इन दोनों जगहों पे जो टोटली किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, किया गया कार्य, तो ये रहा हमारा किया गया कार्य कितना होगा, P1 माइनस P2 m बाय डी। अब मुझे यहां पे किया गया कार्य हमको निकालना था, निकाल लिया। अब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और ले आ दूं तो यहां पर रख करके इक्वेट कर दूंगा। तो चलो ना भैया स्थितिज ऊर्जा निकाल करके ले आते हैं, है ना, फिर गतिज ऊर्जा निकाल करके ले आते हैं। तो मैं चलता हूं स्थितिज ऊर्जा निकालने। चलिए सेम कहानी चल रही है, अब हम निकाल रहे हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहां पर क्या निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ऐसा बहते हुए द्रव के लिए सिरा A पर
स्थितिज ऊर्जा। तो सिरा ए पर जब स्थितिज ऊर्जा की आप बात करेंगे तो सिरा ए पर कितना होगा भाई? तो mgh1 लिख लूंगा मैं, कितना हो जाएगा ये? mg ए पे लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा, u1 कह लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा mgh1। इसी प्रकार इसमें आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं ताकि मैं डायग्राम के लिए, रेफरेंस के लिए मैं इधर आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको डायग्राम तो कंपेयर करना पड़ेगा। यहां पर H1 है और यहां पर H2 है, तो यहां पर mgh1, यहां पर mgh2, भाई मास तो सेम ही प्रवाहित होगा ना। तो इसी प्रकार सिरा B पर स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो इसको लिखूंगा मैं U2, ये हो जाएगा भैया mgh2। अब मैं कहता हूं चूंकि H2 इज ग्रेटर देन H1, ये अपन ने अपने लिए जो बनाया है वहां पे यही काम किया। क्या किया भैया? ये देखिए क्या लिखा हम लोगों ने लिखा H2 इज ग्रेटर देन H1, मतलब हाइट 2 की ज्यादा है 1 की कम है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी B पर ज्यादा होगी और A पर क्या होगी? कम होगी। B पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, भाई हाइट जिसका ज्यादा होता है पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। तो मैं कहता हूं कि इसके इस वजह से H2 इज ग्रेटर देन H1, अतः सीधा B पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा तथा सिरा ए पर स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, अतः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, भाई किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर प्लस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो मैं कहता हूं स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन, यानी इसको मैं डेल यू लिख लेता हूं, सीधे से ये यू लिख लेता हूं, चलो सिंपली, मतलब u इक्वल्स टू आपको अब क्या दिख रहा है? u2 माइनस u1। क्यों दिख रहा है ये u2 माइनस u1 भाई? तो u2 इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये mg2 वाला सेगमेंट ज्यादा, h2 ज्यादा है। तो भैया ये हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1, अर्थात u की वैल्यू आ गई आपकी, mg को कॉमन कर लीजिए, h2 माइनस h1, इक्वेशन नंबर y। ये u निकल गया, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकल गया। अब चलिए गतिज ऊर्जा की तरफ चलते हैं। अब सिरा, है ना, किसके ऊपर भाई? सिरा ए पर, ठीक है, कहां पहुंच रहे हैं हम? पहुंच रहे हैं इसका जो सिरा ए है उसके ऊपर, ठीक है। तो सिरा ए पर, चलो भैया खूब सारी सिरे में गड़बड़ी हो गई है ना, ये सिरा बदल करके सिरा हो गया है ना, समझ रहे हो ना भैया, दूसरा वाला सिरा हो गया ये, ठीक है, चाशनी वाला हो गया। चलो भैया जहां कहीं भी होगा आप देख लेना, थोड़े बहुत तो देख लोगे, ठीक है। चलिए सिरा ए पर, है ना, अब सिरा ए पर गतिज ऊर्जा। तो सिरा ए पर जब गतिज ऊर्जा की आप बात करोगे तो क्या कह लोगे भैया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब mv स्क्वायर मतलब भैया हम जब बात कर रहे हैं किस पर? ए पर, तो ए पर मैं काइनेटिक एनर्जी 1 कह देता हूं, ये v1 स्क्वायर कह लेता हूं। इसी प्रकार सिरा बी पर गतिज ऊर्जा, तो सिरा बी पर गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी 2 लिख लीजिए, ये हो जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर। अब फिर से आपसे मैं कहूं कि भैया इन दोनों जगहों पर, है ना, जो v2 वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, v1 कम होगी, तो आपको अब नहीं पूछना चाहिए कि क्यों होगी। मैंने अभी आपको बताया कि भैया ये a1 v1 इज इक्वल टू होता है क्या हमारा a2 v2, मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू क्या हो गया? v2 अपॉन में v1।
V2 अपॉन में V1। अब एक बात समझिए, आपको क्या दिख रहा है भाई, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, वेलोसिटी के। मतलब जिसका क्षेत्रफल, या ऐसा लिख लीजिए, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। अब चलिए, तो जिसकी एरिया जहां का कम है, वेलोसिटी क्या हो जाए, ज्यादा, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। भाई मोटे पाइप से पानी ले जाएंगे तो उसका वेग कम होगा ना, और पाइप को पतला करते जाएंगे तो उसका वेग बढ़ता चला जाता है। तो ये तो हम सभी को पता है, खूब खेला है नल से। नल की टोटी चालू करो, आधा उसका है ना मुंह ऐसा बंद कर दो, तो आप देखोगे पानी बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गया। तो मतलब आपने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी ना, कब, जब एरिया आपने कम किया तब। तो मैं क्या बोलता हूं, ये जो A2 है वो तो ऑलरेडी कम है। अब देखिए ना, A2 कम है किससे, A1 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, V2 जो होगी ये A2 ज्यादा, सॉरी उल्टा लिख गया, ये उल्टा लिख गया है ना, A2 जो है ये कम है A1 से। तो इसका मतलब V2 ज्यादा होगा V1 से। V2 ज्यादा होगा अगर V1 से, इसका मतलब B पर काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो ज्यादा होगा हमारे काइनेटिक एनर्जी 1 से। ठीक, अब चलिए आते हैं हम अपने मुद्दे पर। अब यहां आते हैं और इस स्टेटमेंट को लिख करके फिर लिखते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपको जब समझ में आ गए तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि चूंकि क्या है भाई, चूंकि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अतः यहां पे मुझे दिख रहा है कि A1 जो है वो ज्यादा है और A2 जो है वो कम है। इसका मतलब हो जाएगा V1 जो होगा वो कम हो जाएगा और V2 जो होगा ज्यादा हो जाएगा। V2 क्या है, ज्यादा है, V1 कम है। तो अगर ये काम है तो मैं कहता हूं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब अतः गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपको क्या लगता है मुझे कैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना चाहिए भाई? मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइनली निकालनी है तो क्या करना चाहिए? तो आप बोलोगे ना काइनेटिक एनर्जी 2 में से काइनेटिक एनर्जी 1 को माइनस कीजिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 2 की ज्यादा है, मतलब Ke2 ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी सेकंड पोजीशन पे ज्यादा है, फर्स्ट पे कम है। तो भैया ये लिख लिया मैंने, क्या हो गया, ये हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक, अभी इनको कॉमन कर दीजिए तो क्या बनेगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब चलते हैं समीकरण नंबर 1 में। क्या कहा था उन्होंने? तो कहा था भैया समीकरण नंबर 1 से, देखिए इसको Z ले लीजिए समीकरण नंबर। मैं कहता हूं अब समीकरण 1 में x y z के मान को तो रखने पर, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था वहां पे कि किया गया कार्य बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, इन दोनों में जो चेंजेस आए हैं उनके बराबर होगा। अब तो भैया लिखना बनता है, क्या लिखना बनता है? तो मैं कहता हूं किया गया कार्य कितना है, तो किए गए कार्य के लिए आइए चलिए पीछे आते हैं। W इक्वल्स टू P1 माइनस P2 M अपॉन में D, P1 माइनस P2 M अपॉन में D। ठीक है, मतलब मैं यहां पर निकालना चाह रहा हूं वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हमारा P1 माइनस P2 M अपॉन में D। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, तो ये आई हमारी mgH2 माइनस H1, और ये जो आया है ये आया है हमारे पास हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। लेट मी चेक,
Mgh2 माइनस H1। ठीक है, अभी ठीक है भाई। अब क्या करना है, आप इनके जो ब्रैकेट्स है उनको ओपन करिए और 1 1 एक साइड 2 2 एक साइड। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, हो गया हमारा डेरिवेशन सॉल्व भाई। m ऐसा करता हूं P1m अपॉन में d माइनस P2m अपॉन में d विच इज इक्वल्स टू, इसको करिए Mgh2 माइनस Mgh1 प्लस ये कितना होगा, तो 1 अपॉन 2 m v2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 m v1 स्क्वायर। अब 1 1 को एक साइड 2 2 को एक साइड, तो 1 1 मतलब कौन भाई, तो P1m अपॉन में d, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस Mgh1 प्लस ये देखिए v1 वाले को इधर लाएंगे तो प्लस 1 अपॉन 2 m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन सबको उधर भेजिए तो ये 2 वाले इधर जाएंगे तो माइनस P2m अपॉन में d, इधर जाकर के प्लस P2 है ना, तो P2m अपॉन में d ये क्या बन जाएगा, P2m अपॉन में d है ना। ठीक है, P2m अपॉन में d इधर आ गया। ठीक, अब क्या और क्या बनेगा भाई, ये एक आया यहां पर प्लस ये है हमारा Mgh2, ये क्या है Mgh2, इसके अलावा ये भी एक बचा हुआ है प्लस 1 अपॉन में 2 mv2 स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा mv2 स्क्वायर, यानी 1 1 एक साइड आ गया 2 2 एक साइड आ गया। यानी मैं ऐसा कहूं कि ये A पर कुल ऊर्जा और ये B पर कुल ऊर्जा के बराबर है। ठीक है ना, ये क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए ना मैं कहता हूं, अतः इसको क्या कहोगे आप, A पर दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस 1 है मतलब A पर है ना, प्लस ये कौन है गतिज ऊर्जा, ये बराबर है B पर क्या क्या, तो दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसका क्या मतलब कह लूं मैं, तो मैं कह लूं ऐसा कि अतः हो गई हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट आ गई भैया, क्या P1m अपॉन में d प्लस Mgh1 प्लस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू नियतांक। ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो क्यों ना मैं इस 1 1 को उड़ा दूं, ये 1 उड़ा दिया, यहां से भी 1 उड़ा दिया, ये भी 1 उड़ा दिया, तो जनरल स्टेटमेंट बन गई कि P इंटू एम अपॉन में d मतलब दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हमेशा एक नियतांक होगा, यानी ये हमेशा ही एक कांस्टेंट होने वाला है। क्या क्या भाई, ये हमारा दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये हमेशा ही एक नियतांक एक कांस्टेंट होगा। यही है हमारा बर्नौलीज थ्योरम, यही था हमारा बर्नौली का प्रमेय। इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि भैया इस जगह पर आप रहो और इस जगह पर आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इस जगह पर आपकी प्रेशर प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ये सेम होगी। या यहां कहीं 2 पॉइंट मान लोगे तो वहां पर भी सेम होगी। यहां कहीं पर भी आप इन सब की वैल्यू निकालेंगे, सभी जगह पे ये वैल्यूज जो रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कौन कौन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस इसकी दाब एनर्जी, है ना, प्लस इसकी दाब एनर्जी, ये हमेशा कैसे रहते हैं भैया, ये हमेशा ही एक नियतांक है, ये हमेशा एक कांस्टेंट है। चलिए, तो यहां पर हमें बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप कि नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा बर्नौलीज थ्योरम हो जाता है भैया समाप्त। इसके और कई फॉर्मेट हैं,
इसके और कई फॉर्मेट हैं, तो उन फॉर्मेट्स को भी हम यहीं कहीं पे खत्म करते हैं। मैं क्या बोलता हूं इसके लिए, जरा देखिए ये क्लोजिंग स्टेटमेंट को, इसको मैं इधर साइड में लिख लेता हूं। मैं लिखता हूं पीएम, देखिए मैं इधर लिखता हूं बर्नौली थ्योरम के अन्य रूप, है ना। क्या लिख रहे हैं भाई? बर्नौली थ्योरम के अन्य रूप। बर्नौली प्रमेय के अन्य रूप। तो पहला रूप जो आया है पहले तो वो लिखे, फिर अन्य रूप की बात करेंगे। पहला रूप हमारे पास में क्या आया भाई? तो पहला रूप हमारे पास में आया है पी एम अपॉन में डी प्लस, ठीक है, क्या मिला यहां पे? एम जी एच प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यही मिला है। देख लेते हैं एक बार। पी एम अपॉन में डी एम जी एच प्लस एम वी स्क्वायर, है ना। पी एम अपॉन में डी एम जी एच प्लस एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या है? नियतांक है, ये कांस्टेंट है। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रति एकांक, है ना, देखिएगा, प्रति एकांक आयतन के लिए, तो प्रति एकांक आयतन के लिए दोनों तरफ v से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? पी एम डी वी प्लस एम जी एच अपॉन में v प्लस ये कितना बन जाएगा भाई? तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन में v, ठीक है, आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू ये जो नियतांक चल रहा है ये नियतांक ही रहेगा। कैसा क्या होगा? तो ये देखिए, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगी? डेंसिटी। भाई मास अपॉन में वॉल्यूम ये क्या बन जाती है? डेंसिटी, है ना। द्रव्यमान बटा में आयतन ये हो जाता है हमारा घनत्व। हम अभी जस्ट इसकी बात करके आ रहे हैं। तो मैं इसकी जगह m अपॉन वी की जगह पे, ये देखिएगा क्या क्या कर रहा हूं मैं, कुछ कुछ रिप्लेसमेंट्स करूंगा। ये m अपॉन वी की जगह पे क्या लिखूंगा? d। इसे m अपॉन वी की जगह पे भी क्या लिखूंगा? d। और इसे m अपॉन वी की जगह पे भी क्या लिखूंगा? d। तो मेरा अगला फॉर्मेट क्या बन गया? अगला जो बना वो बन गया हमारा, ये d से d कैंसिल, तो ये बन गया p प्लस, यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ p, ये d से d कट जाएगा, यहां पर d आ जाएगा, तो डी जी एच प्लस हाफ ऑफ डी वी स्क्वायर, ये भी कैसा रहने वाला है? ये भी रहने वाला है हमारा नियतांक। तो जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी जिसके अकॉर्डिंगली हम डेराइव करना शुरू किए थे, वो एकांक आयतन के लिए थी। एकांक आयतन के लिए ये रहा, ठीक है, एकांक आयतन के लिए ये रही टर्म। अगर मैं इसी को, ठीक है, इसी चीज को mg से डिवाइड कर दूं तब क्या बनेगा? देखिए, आइए हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि जो ये स्टेटमेंट थी इस स्टेटमेंट को mg से डिवाइड कीजिए। तो मैं कहता हूं प्रति एकांक भार के लिए, किसके लिए? प्रति एकांक भार के लिए, है ना, प्रति एकांक भार के लिए। अगर हम प्रति एकांक भार की बात करेंगे तो प्रति एकांक भार का मतलब किससे डिवाइड करना है? mg से। तो आइए चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हमने डिवाइड किया p m d अपॉन में कौन चला भैया? mg, तो मैं mg लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं mg, इससे मैंने डिवाइड किया हुआ है, बाकी के टर्म्स ऐसे ही लिखेंगे। चलिए mg एक साथ लिख दूंगा अभी, है ना। यहां पर क्या बन जाएगा भैया? तो mgh प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन में क्या भैया? तो mg अपॉन में mg, ये भी कैसा रहने वाला है? तो ये नियतांक ही है, कांस्टेंट ही है ना। अब mg से यहां m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो आप कहोगे p अपॉन में dg, क्या बचेगा? p अपॉन में dg प्लस, यहां mg से mg कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा? h, यहां पर भी m से m कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा? 1 अपॉन में 2 v स्क्वायर अपॉन में g, ये भी कैसा रहने वाला? ये भी रहने वाला है नियतांक। अच्छा, इस टर्म को क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं हम प्रेशर हेड, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल हेड, और इसको हम कहते हैं काइनेटिक हेड,
ठीक है, क्या कहते हैं, एक है हमारा प्रेशर हेड, शीर्ष दाब, इसको क्या कह सकते हैं, शीर्ष दाब, प्लस ये पोटेंशियल हेड, मतलब स्थैतिक शीर्ष या स्थिति शीर्ष भी कहते हैं, और ये हमारा काइनेटिक हेड, मतलब गतिज शीर्ष, या इसी को हम वेग शीर्ष भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेग शीर्ष। ये भी कैसा रहने वाला है भैया, नियतांक, मतलब ये जो हो गया हमारा प्रेशर हेड, क्या क्या, प्रेशर हेड प्लस हमारा पोटेंशियल हेड प्लस हमारी काइनेटिक हेड, ये सब कुछ होने वाले हैं कांस्टेंट। ये हमेशा ही कैसे रहेंगे, स्थिरांक। तो हमारी जो बर्नौलीज थ्योरम थी उसके दो और प्रारूप हैं भाई, तीन टोटल प्रारूप बनाने थे, एक प्रारूप में तो डेराइव ही किया था, दो प्रारूप ये लीजिए, ये मास था तब है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब कुछ चेंज हो चुका है डेंसिटी के टर्म में, और यहां पर अगर आते हैं तो यहां पर से भी मास गायब है, ये हेड्स है। ठीक है, प्रेशर हेड है, पोटेंशियल हेड है, काइनेटिक हेड है। तो ये फैक्टर क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इन सभी के स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास में आ चुके हैं रिजल्ट्स। तो आप चाहें तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, है ना, सबसे फर्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, यहां से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है ना, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसमें सारे फॉर्मूले कब कहां कौन सी चीज चेंज हुई, वो चाहे तो इसको रख सकते हैं, अदरवाइज ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। एंड अगेन ये अभी पहला डेरिवेशन आपके लिए आया है जो थोड़ा सा अच्छा खासा लंबा है ना, थोड़ा सा बढ़िया वाला है, बेहतरीन वाला है। अभी ऐसे डेरिवेशन आएंगे भाई, अब अपन अपग्रेड हो चुके हैं, है ना, अभी अभी है ना 10th से 11th में आ चुके हैं, पहली बुक खत्म हो चुकी है, दूसरी बुक के सेकंड थर्ड चैप्टर में जब आप आ चुके हैं तो अपग्रेड हो चुके हैं। अभी आपने पहली वाले बुक में देखा ऐसा कुछ लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं था, है ना, बड़ा ही सिंपल चल रहा था, क्योंकि 10th से उठ करके आए थे भैया अभी 11th में। अभी अपन क्या हो चुका है, 11th का प्रो वर्जन हो चुके हैं, है ना, बिल्कुल प्रो वाले हो चुके हैं भाई। तो अब आपको ऐसे डेरिवेशन तो करने पड़ेंगे, ये आपके नॉलेज के लिए था, दैट्स ऑल। यहां आते हैं, ये है हमारा बर्नौलीज थ्योरम का दूसरा पेज, ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए अब इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए भाई। थर्ड पेज, ये हमारी है फोर्थ पेज, एंड यहां पर आकर के हमने हमारी फाइनल रिजल्ट निकाल ली। यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि भैया हमको जो निकालना था, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमेशा क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मेट यहां पर निकल चुका है। बट और है अभी क्या भाई, इसके और रूप हैं, दो और रूप है, प्रत्येकांक आयतन के लिए और प्रत्येकांक भार के लिए। तो ये दो और रखिए, यहां पर जाकर के फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर है ना इसके रिजल्ट्स की अभी बात करनी है कि ये अल्टीमेटली बर्नौलीज थ्योरम हमें बता क्या रहा है भैया, आखिर इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये इतनी मेहनत करवा भी दिए तो क्यों करा। तो इसके लिए अभी हमको चलना पड़ेगा हमारे स्लाइड्स पे, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एरिया के अकॉर्डिंगली, वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस चल करके आ रही है इसके अंदर, एंड उसके बाद में अभी बर्नौलीज थ्योरम के लिमिटेशन भी है भाई। ये सब कुछ नहीं थे, थ्योरम है ना, 1782 तक में वो जीवित रहे, 1700 से 1782, तो उसके बीच में कभी दिया उन्होंने, तो ये कंप्लीट नहीं है। इसके बीच में है ना कुछ एरर्स आए, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है, जहां पे कुछ सीमाएं कह सकते हैं जिसके बियॉन्ड ये एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा यहां पे। तो चलिए आते हैं हम जरा एक बार इसको स्टैंडर्डली देख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये माना वाला सेगमेंट आपको आ चुका है, कैसे क्या मानना है। ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है यहां पर, ये हमें दिख चुका है ना, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रही है, हमें बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब कहते हैं हम क्या, तो कह रहे हैं नली के सिरों के बीच दाबांतर होने के कारण द्रव में नली प्रवाहित होता है, और ये हमने वर्क डन निकाला। तो ये वर्क डन हम लोगों ने सेम यही चीज निकाली भाई, P1 A1 V1 वर्क डन, मतलब पहले A पर, सीधा B पर P2 A2 V2, और वर्क डन 1 माइनस वर्क डन 2 किया था। फिर हमने कहा था सातत्य समीकरण से, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, D का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 V1 D, A2 V2 D, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मास
तो जहां m नली के किसी भी परिच्छेद के प्रति सेकंड में बहने वाले द्रव का द्रव्यमान है, प्रति एकांक सेकंड में बहने वाला जो द्रव है वो है m। तो a1v1 इक्वल्स टू a2v2 इक्वल्स टू क्या हो गया, m अपॉन में d, है ना। समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे तो p1 m अपॉन में d, ये देखिए p1 a1 v1 माइनस p2 a2 v2, तो p1 p2 रह जाएगा, a1 v1 और a2 v2 की जगह पे कौन आ जाएगा, m अपॉन में d। तो ये m अपॉन में d, m अपॉन में d। इसके ऊपर इक्वेशन क्या भी, w इक्वल्स टू p1 a1 v1 माइनस p2 a2 v2, a1 v1 और a2 v2 का m अपॉन d से रिप्लेस किया, m अपॉन d को कॉमन किया तो p1 माइनस p2 क्या मिल गया, p1 माइनस p2। चलिए, तो यहां तक की कार्यक्रम हमारी बन गई। अब क्या करना, और आगे बढ़ते हैं। तो अब कहते हैं कि भैया गतिज ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा ठीक है K1 मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 निकालिए A पर, तो हाफ m v1 स्क्वायर, सेकंड पे निकालेंगे हाफ m v2 स्क्वायर। अब क्या करना है, वृद्धि निकालनी है ना, तो K2 माइनस K1, और K2 माइनस K1 क्यों, क्योंकि भैया ये होती है ना A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। अगर A1 ज्यादा है A2 से तो V2 ज्यादा होगा V1 से, इनवर्स रिलेशन होता है ना। तो इस रिलेशन से हमें समझ में आया कि V2 ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी 1 कम है। तो ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी 2 ये ज्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी 1 कम हो गई, तो ये हो जाता है 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बना ली। अब इसके बाद क्या करना भैया, तो अब आते हैं हम स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि मतलब पहले सिरे A पर प्रवेश करने वाला जो द्रव होगा वो होता है mgh1, और जो दूसरे पर होगा वो कितना होगा भैया, mgh2। ठीक है, तो मैं कहता हूं H2 ज्यादा है H1 से, H2 जो है वो ज्यादा है H1 से, मतलब हाइट सेकंड पे ज्यादा है ना, B पर हाइट ज्यादा थी और A पर हाइट कम थी, तो H2 माइनस H1 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जहां ज्यादा है उसमें से कम को माइनस, तो U2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेकंड पे माइनस फर्स्ट, तो mgh2 माइनस mgh1। mg को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, H2 माइनस H1, क्या मिलेगा, H2 माइनस H1, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरी इक्वेशंस हमारे पास में आ गई। तो आप कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या, द्रव के ऊपर किया गया कुल कार्य द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। यही किया हम लोगों ने भी। तो क्या होगा भाई, किया गया कार्य P1 माइनस P2 m अपॉन में d होता है, यह होगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस h1। अब क्या काम करें आप, तो भैया इसको ओपन कर दीजिए और 1 1 को एक साइड 2 2 को एक साइड। तो हमने ओपन कर दिया कैसे, तो m m m m पूरे काट दिए, तो क्या बन गया, P1 प्लस 1/2 dv1 स्क्वायर प्लस dgh1 प्लस P2 प्लस हाफ dv2 स्क्वायर प्लस dgh2। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स को हम लोगों ने यहां पर अलग से ही निकाल लिया। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास में फाइनली क्लोजली हमको देखने को मिल गई, है ना। प्रेशर प्लस ये जो प्रेशर प्लस dgh प्लस हाफ dv स्क्वायर, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके। इसमें क्या किया इन्होंने कुछ नहीं किया भैया, ये m m m उड़ा दिया और इस d को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, बन गया। फिर से इसको मल्टीप्लाई करके बनाना ही पड़ेगा, तीनों इक्वेशन हमें लिखनी होती है। खैर, ये हमारी फाइनली बर्नौलीज थ्योरम यहां पर हो जाती है प्रूफ। ठीक है, क्या कि P प्लस 1/2 dv स्क्वायर प्लस dgh एक कांस्टेंट होगा, यही बर्नौली का प्रमेय था। यदि अब समझिए, अब यहीं पर कुछ कहानियां शुरू होती हैं। अब एक विशेष स्थिति है, क्या है विशेष स्थिति, तो विशेष स्थिति यह है कि अगर हाइट जो है वो सेम हो, मतलब पाइप ऐसा ही हो, ऐसा, इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही अक्ष पे है और दोनों का अनुप्रस्थ काट अलग अलग है। देखिए ये H2 और ये H1, H1 बराबर है किसके, H2 के। दोनों ही A और B सिरे का जो मध्य बिंदु है वो सेम है। भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग हो सकता है ना, जो सेंट्रल एक्सिस है वो सेम है, तो इस कंडीशन में H2 और H1 तो गायब हो गए। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है भाई कि ये जो dgh वाला मान था ये तो उड़ ही जाएगा ना। मतलब ये क्या लिख रहे थे आप, लिख रहे थे ना P1 प्लस हाफ dv1 स्क्वायर प्लस mgh1 बराबर P2 प्लस हाफ dv2 स्क्वायर प्लस mgh2। तो ये H1 और H2 दोनों जैसे बराबर होंगे, ये तो कट जाएगा। क्या बचेगा भाई, तो P1 प्लस हाफ dv1 स्क्वायर
इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर। ये दो टर्म्स बन जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि P प्लस हाफ dV स्क्वायर, मतलब वहां पर दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा ये कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर जो है ना स्थितिज ऊर्जा का तो कॉलम ही खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या क्या बचा है, दाब बचा है और गतिज ऊर्जा बची है। क्या क्या बचा है, दाब और गतिज ऊर्जा, यानी दाब और गतिज ऊर्जा एक दूसरे के अंदर यहां पर क्या होती रहेगी, कन्वर्ट होती रहेगी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये यहां पर P प्लस हाफ dV स्क्वायर कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, स्थिरांक रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जरा देखते हैं। तो देखिए कुछ इससे रिजल्ट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। क्या रिजल्ट है, कुछ विशेष नहीं। देखिए P प्लस DGH नियतांक माइनस हाफ dV स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि हमने कहा था P प्लस DGH प्लस हाफ ऑफ dV स्क्वायर, ये पूरा एक कांस्टेंट था, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, अच्छा ये दो बार हो गया, एक बार हटा देता हूं मैं। अगर मैंने यहां पे आपसे कहा कि भैया इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, हाफ dV स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट में से अगर काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाता है वहां पर दाब प्लस स्थितिज ऊर्जा। दाब प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है जो कांस्टेंट था उसमें से आप हाफ dV स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 8 से ही फिर से मैं कह सकता हूं कि P इक्वल्स टू नियतांक माइनस हाफ dV स्क्वायर। कब भाई, जब H की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। इस कंडीशन में अगर H की वैल्यू 0 हो जाए तब, मतलब हाइट ना हो, धरातल पे ही बह रही हो, तब की कंडीशन। समीकरण 9 और 10, ये रहा 9 और 10 से स्पष्ट है कि V का मान कम होने पर P का मान अधिक और V का मान अधिक होने पर P का मान कम होता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई कि जिस बिंदु पर द्रव का दाब अधिक होता है उस बिंदु पर द्रव के प्रवाह का वेग कम होता है, और जिस बिंदु पर दाब कम होता है उस बिंदु पर प्रवाह अधिक होता है। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करते हैं। हम आते हैं जरा यहां पर, ये देखिए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना, तो यहां पर दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं लिखता हूं P1 जो होगा यहां पर कैसा होगा, P2 से ज्यादा होगा। प्रेशर 1 यहां पर जो लेयर्स हैं लिक्विड के उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा, गहराई ज्यादा है, और वहां पर दाब कम होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो V1 है वो कम होगा किससे, V2 से, यानी वेलोसिटी 2, यहां पर दाब कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहां पर दाब ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे, दाब अगर ज्यादा होगा तो वेग कम होगा, दाब कम होगा तो वेग ज्यादा होगा। तो ये क्लियर होता है कि जिस बिंदु पर द्रव का दाब अधिक होता है उस बिंदु पर द्रव के प्रवाह का वेग कम, और बिंदु पर दाब कम होता है, मतलब P1 जो था वो ज्यादा P2 से, तो V1 जो था वो कम होगा V2 से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली के चौड़े भाग में द्रव प्रवाह का वेग कम तथा संकीर्ण भाग में द्रव प्रवाह का वेग अधिक होगा। ये यही कह रहे हैं कि जो चौड़े भाग में है ना, चौड़े भाग में प्रवाह कम होगा, प्रवाह का वेग कम होगा, और ये जो कम पतला वाला भाग है उसमें प्रवाह का वेग ज्यादा होगा। यहां पर प्रवाह का वेग कम और यहां पर प्रवाह का वेग ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्लियर कि अतः नली के चौड़े भाग में दाब अधिक और संकीर्ण भाग में दाब कम होता है। क्या होता है, चौड़े भाग में दाब अधिक और संकीर्ण भाग में जो दाब होता है वो कम होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि गहरा जल शांत बना रहता है। अगर जल में बहुत गहराई हो तो वो शांत दिखता है। जैसे मान लीजिए नदियों की बात करते हैं, नदियों में जब जलधारा बह रही होती है तब की अगर बात करेंगे तो ऐसा लगता है ना कि नीचे की तरफ जल तो बिल्कुल शांत है, बह ही नहीं रही। तो शांत बने रहने का पॉइंट क्या है भाई, कि गहरा जल है यानी प्रेशर वहां पर ज्यादा है, दाब का मान ज्यादा होगा तो वेग का मान कम हो जाएगा। रिपीट, दाब का मान कहीं पर ज्यादा होगा, गहरा जल है, दाब ज्यादा होगा, तो वहां वेग क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है बर्नौलीज थ्योरम की वजह से कितनी सारी बातें हमको समझ में आनी शुरू हो गई,
है ना। तो गहरा जल जो है इसीलिए कैसा रहता है, शांत बना रहता है, क्योंकि वहां पर वेग का मान कम है। ठीक, चलिए, जहां जल गहरा होता है वहां स्थैतिक दाब अधिक होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार दाब अधिक होने पर उस स्थान पर जल के प्रवाह का वेग कम हो जाता है। ठीक है भैया, स्टेटमेंट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहां पे। चलिए और आगे बढ़ लिया जाए। तो अब कहते हैं बर्नौलिस थ्योरम की कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं, ये कहां तक वैलिड है, कहां पर जाकर के ये इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट तो मैं कहता हूं कि ये असंपीड्य और अश्यान द्रव के लिए वैलिड है, मतलब ये आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। तो जो फ्लूइड आइडियल नहीं होगा, जो आदर्श द्रव नहीं होगा, उसके लिए इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मतलब बर्नौली के प्रमेय की व्युत्पत्ति के समय यह कल्पना की गई है कि नली के किसी भी परिच्छेद पर द्रव के प्रवाह का वेग एक समान रहता है, किंतु वास्तव में नली के अक्ष पर द्रव का वेग का प्रवाह अधिकतम और नली की दीवार से संपर्क में वेग न्यूनतम होता है। एक और पॉइंट यह है, जब नॉन विस्कस आपने ली हुई है फ्लूइड, तो फ्लूइड में आपने क्या कल्पना करते हैं कि भैया इसके अंदर नॉन विस्कस अगर फ्लूइड हो, तो ये पिछले सेशंस में ये भी डिस्कशन करी हुई है हम लोगों ने कि यहां पे अगर हमने सबके वेलोसिटी हेड्स को अगर मैंने मार्क किया, ये ऐसे लेयर्स चल रही हैं, ठीक है ना, ऐसे लेयर्स चल रही हैं। तो अगर नॉन विस्कस होता है फ्लूइड, तो इसका जो यहां पर परिच्छेद जो बनती है, ये कैसी बनती है भाई, स्ट्रेट लाइन बनती है। ये जो इसकी सबके वेलोसिटीज हेड को अगर काउंट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट। ठीक है, जबकि अगर ये कैसा होगा, ये अश्यान द्रव के लिए, ये अश्यान द्रव के लिए ऐसी स्थिति बनती है। जबकि अगर ये शान द्रव होगा तो देखिए ना कैसा बनेगा, कर्व्ड होता है। अगर वो शान द्रव हो तो ये द्रव अगर मेरा शान है, ठीक है, ये द्रव इसके अंदर में बह रहा है, और ये द्रव क्या बहाव, ये तो बात फिक्स है ना कि इस द्रव का जो बहाव होना है वो कैसा रहता है भैया, तो ये धारा रेखीय प्रवाह है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, टर्बुलेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें अगर मैं इनके वेलोसिटी हेड्स की बात करूं तो इनके वेलोसिटी हेड्स देखिए, इसी जगह पे ले लेता हूं। इनकी जो वेलोसिटी हेड्स बनती है वो ऐसी बनती है, ये देखिए ऐसी कर्व बनती है। ये कैसी बनती है, ये परवलयाकार होता है। ये कैसा होता है भैया, तो ये सरल रेखीय होती है। किस में, ये अश्यान द्रव में। और ये किस में होता है भैया, तो ये होता है हमारा शान द्रव में। ये किस में होता है, शान द्रव में। तो अश्यान द्रव में एक और चीज मानी जाती है कि भैया एक दूसरे के ऊपर कोई स्लाइड ओवर करके नहीं जा रहा है, यानी ये जो दीवार से जो चिपक करके द्रव जा रही होगी, या दीवारों से जो चिपक करके यहां पे द्रव जो जा रही होगी, इस द्रव की भी वेलोसिटी जो होगी, ये इसका v है तो ये भी v होगा। किंतु आपको इसमें क्या दिख रहा है, जब शान द्रव है कि ये जो मिडिल में जो है, ये जो अक्ष पे होता है इसका वेग ज्यादा, और अक्ष से दीवारों की तरफ अगर बढ़ते तो वेग का मान कम होने लगता है, और दीवारों के सहारे जो चलता है इनका वेग जो होता है वो शून्य होता है। दीवारों के सहारे जो चिपक करके द्रव चलेगा उसका वेग शून्य होता है, वो दीवार को गीला करके वहीं रुक गया, वो नहीं जाता, उसके ऊपर दूसरी लेयर ऐसे स्लाइड करती हुई आगे बढ़ेगी, और यहां पर जो वेग होता है ये होता है अधिकतम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर होता है यहां पर कि भाई माना तो ये गया था कि ये जो नली ली गई है ये हमारा आइडियल फ्लूइड है, आदर्श द्रव है, तो इसके सतह से जो चिपक करके जा रही होगी इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। मतलब यहां सतह पे जो वेलोसिटी होगी, यहां पर जो वेलोसिटी होगी, ये भी v1 होगा, ये भी v1 होगा। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आदर्श द्रव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आदर्श द्रव जैसी कोई चीज नहीं होती, तो कुछ भी आदर्श द्रव जैसा नहीं होता, इसका मतलब है कि ये पहली स्टेटमेंट ही गड़बड़ होगी, वो आदर्श द्रव नहीं है तो ऐसा बिहेव नहीं करेगा। तो आदर्श द्रव का एक गुण था कि भैया वो दीवारों के सहारे जो चल करके जाएगा उसका भी वेग, इसका भी वेग v ही होगा, इसके सेंट्रल पार्ट का भी वेग v होगा, इसका भी v होगा, इसका भी v होगा, सब जगह वेग समान होते। ये ऐसा नहीं होता, तो पहली लिमिटेशन ये हो गई। दूसरी,
जब द्रव बहता है तो उसके आंतरिक परतों में आपेक्षिक वेग के कारण श्यान बल कार्य करने लगता है, किंतु प्रमेय की व्युत्पत्ति में श्यान बल को अनुपस्थित माना गया है। भाई श्यान बल काम करेगा ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसी बढ़ती हुई अगर चली जाएगी तो इसका मतलब होता है कि इसके दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, घर्षण है। वो घर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। अब अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन बन रही है जहां पर ये श्यान द्रव है नहीं, अश्यान है, तो यहां पर तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ही नहीं। तो इसमें ये जितनी भी कंडीशंस मैं लिख रहा हूं बर्नौलीज थ्योरम की सीमाएं, ये अल्टीमेटली आदर्श द्रव के जो गुण थे उन्हीं के आधार पर लिखी जा रही है। पहला गुण क्या था भैया कि आदर्श द्रव बाउंड्री से जो चिपक के चलेंगे उनका भी वेग जो सेंटर में चल रहा होगा, अक्ष पे चल रहा होगा, उसके समान होगा। इसमें ऐसा नहीं होता। दूसरी लिमिटेशन क्या है भाई कि इसमें जो होता है श्यान बल अनुपस्थित माना गया है ना, क्योंकि आदर्श द्रव में श्यानता नहीं होती है, लेकिन जो एक्चुअल द्रव हम इस्तेमाल करते हैं उसमें श्यानता होती है, इसलिए ये यहां पर भी लिमिटेड हो गया। मतलब यहां पर भी इसकी सीमा है ना, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगला, बर्नौली प्रमेय आदर्श द्रव के लिए सत्य है, किंतु कोई भी ऐसा द्रव नहीं है जिसे आदर्श कहा जा सकता है। आइडियल फ्लूइड होती ही नहीं है ही नहीं। आइडियल फ्लूइड कहीं पर उपलब्ध नहीं है, कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं है। तो भैया ये बर्नौली थ्योरम यहां पर भी गड़बड़ हो गई। आदर्श द्रव के लिए सिर्फ लिया गया था। यह माना गया है कि जब द्रव बहता है तो उसकी ऊर्जा में कोई क्षति नहीं होती, किंतु द्रव की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा इत्यादि के रूप में कम हो जाता है। भाई पानी अगर बहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, चलिए आवाज नहीं आएगी, लेकिन हीट के फॉर्म में खर्च होता है, ठीक है ना। और भी कई फॉर्मेट है, साउंड भी हो सकता है, मे भी साउंड हो सकता है ना, लेकिन होना नहीं चाहिए। आइडियल होता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ हिस्सा साउंड के भी फॉर्म में खर्च हो जाता है, हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं माना था, इसमें तो बोला गया था कि ये तीनों कांस्टेंट होंगे। हाँ, बहुत कम मात्रा में खर्च होती है, लेकिन होती तो है भाई। जब उसकी लिमिटेशंस गिराना शुरू करेंगे तो इसको भी लेंगे। अच्छा, यदि द्रव वक्राकार पथ में बह रहा है तो अभिकेंद्र बल के कारण ऊर्जा पर भी विचार किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं किया गया। मतलब अगर वो वक्र के रूप में, अब भैया मैंने क्या बोला, ये ऐसे तो कहां गया, अच्छा हटा ही दिया मैंने, है ना। हमने बात करी थी जो कि भैया वो वक्र के रूप में बहता है ना, ऐसा, ऐसी कंडीशंस में बहता है ऐसा, तो यहां अभिकेंद्रीय बल के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। तो यहां पे कोई डिस्कशन नहीं, अभिकेंद्रीय बल के बारे में भी कोई कहीं पर भी डिस्कशन नहीं की गई है। तो ये भी एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी इसकी क्या थी, इनकी लिमिटेशंस थी, मतलब ये सभी चीजें और इसके अंदर इंक्लूड होनी थी। बट 18वीं सदी की बात है, तो भैया यार इतना तो काफी है ना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन उस समय दे दी उन्होंने, तो भैया बहुत है ना, हमें तो बहुत मदद मिली। और एक और पॉइंट है, ये जितने भी द्रव लिक्विड वाली जितनी चीजें, बहाव की जो चीजें है, ये सब कुछ बहुत पुरानी साइंस है हमारी, है ना। क्योंकि सबसे पहले वाटरवेज ही खोजा गया था भैया, चलने फिरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्हीकल्स इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वो सबसे ज्यादा उसमें हम रिच थे। चलिए ठीक है, उसका कारण भी है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस बनी ना, वो सभी सिविलाइजेशंस कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो जल स्रोतों के ही आसपास बनी, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है भाई, है ना। बिना खाए रह सकते, बिना पानी के नहीं रह सकते थे। तो इसलिए लोग है ना नदी किनारे ही रहना पसंद किए, समुद्र किनारे, नदी के मतलब जल स्रोतों के किनारे। तो जल के बारे में यानी लिक्विड के बारे में ढूंढा जाना बहुत कॉमन सी बात थी, और काफी समय से इसमें रिसर्च चलते हुए आ रहे। आज की स्थिति में भी अभी लागू हो रहा है, मतलब सोचिए कितनी सटीक जानकारी इन्होंने ढूंढ निकाली थी, ठीक है। अब करते हैं हम जरा कुछ और बातें कि व्यापक रूप में बर्नौली प्रमेय का जो कथन होगा, अब क्या कह सकते हैं। अब पढ़ लिया ना बर्नौली थ्योरम, समझ में आ गई ना भाई, सब सारी कंडीशन समझ में आ गई, तो अपन व्यापक रूप में उसको अब क्या कह सकते हैं। तो देखिए, जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान या एकांक भार की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ये कहां आ गए, ये यहां आ गए भाई। कुल ऊर्जा नियत थी, लेकिन किसकी, तो उन्होंने कहा कि ये तीन स्टेटमेंट बनाई थी। एक हमने ये बनाई थी, फिर हमने एकांक आयतन के लिए बनाई थी, फिर हमने एकांक भार के लिए बनाई थी। तो क्या क्या समझ में आ गया भाई, एकांक भार के लिए, एकांक द्रव्यमान के लिए और एकांक आयतन के लिए। एकांक भार, एकांक द्रव्यमान और एकांक आयतन के लिए जो कुल ऊर्जा रहती है वो हमेशा कैसी रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। जिन द्रवों की परतों के बीच श्यान बल लगता है
उनके लिए बर्नौलीज प्रमेय लागू नहीं होता है। ठीक है, और भाई ऐसा कोई नहीं है जिसके बीच में सैन बल ना लगे, तो सैन बल तो लगता ही लगता है, कम लगेगा, कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म तो नहीं हो सकता। चलिए, तो अब इस सेशन को भैया यहीं कहीं कर लिया जाए समाप्त, क्योंकि हमने बर्नौलीज थ्योरम के बारे में जितनी सारी इंफॉर्मेशन थी वो सबको एक साथ कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश करी है, और पूरे बर्नौलीज थ्योरम को कैसे डिराइव करना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है, कौन कौन से नए फैक्टर्स आते हैं, ये सब कुछ हमने कवर अप कर लिया। अगर सेशन को आपने कंप्लीटली देख लिया है तो भैया ये अब आपको याद हो चुका है, और दावे के साथ कि ये पेपर में आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी के बेसिस पर होता है। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए लागू होता है। साथ ही साथ आप हमें एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से भी, हमारे वेबसाइट से भी, या हमारे ऐप से भी जाकर के कवर अप कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशन सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।